नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में 11वीं शताब्दी के भक्ति मार्ग के संत श्री रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण किया। प्रधानमंत्री ने अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान की 50वीं वर्षगांठ समारोह का भी शुभारंभ किया। कहा, सरकार खाद्य सुरक्षा के साथ पोषण सुरक्षा पर भी ध्यान दे रही है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले 2 चरणों और गोवा तथा उत्तराखंड में एक ही चरण के चुनाव के लिए प्रचार चरम पर। उत्तर प्रदेश में छठे चरण के लिए बहुजन समाज पार्टी ने 54 उम्मीदवारों की सूची जारी की। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 169 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए गए। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में भारत के साथ खिताबी मुकाबले में इंग्लैंड की खराब शुरुआत और भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच कल अहमदाबाद में। समाचार संध्या में अतहर सईद के साथ मैं मुकेश कुमार। देश के कई हिस्सों में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। हमारी अपील है कि आप सतर्क रहें और 15 से 18 वर्ष के किशोरों सहित अन्य लोगों के टीकाकरण में मदद करें। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से चिंताएं बढ़ी हैं। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हैदराबाद के मुंची ताल में स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी राष्ट्र को समर्पित की। 216 फीट ऊंची ये प्रतिमा सदी के संत रामानुजाचार्य की है, जिन्होंने धर्म, जाति और नस्ल सहित जीवन के सभी पक्षों में समानता पर बल दिया। ये प्रतिमा 5 धातुओं सोना, चांदी, तांबा, कांस्य और जिंक से बनी है। ये बैठने की मुद्रा में विश्व में धातु की सबसे ऊंची प्रतिमाओं में से एक है। प्रधानमंत्री ने संत श्री रामानुजाचार्य के सहस्त्राब्दी समारोहों के सिलसिले में उनकी इस अनूठी प्रतिमा का अनावरण करते हुए आशा व्यक्त की कि रामानुजाचार्य जी का ज्ञान दुनिया को राह दिखाएगा। आज मां सरस्वती की आराधना के पावन पर्व वसंत पंचमी का शुभ अवसर है। मां शारदा की विशेष कृपा अवतार श्री रामानुजाचार्य जी की प्रतिमा इस अवसर पर स्थापित हो रही है। मैं आप सभी को वसंत पंचमी की भी शुभकामनाएं देता हूं। मैं मां सरस्वती से ये प्रार्थना करता हूं कि जगतगुरु रामानुजाचार्य जी का ज्ञान विश्व का पथ प्रदर्शन करे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने हैदराबाद के पनचेरू में अंतर्राष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्ण कटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान इक्रिसैट के स्वर्ण जयंती समारोह का शुभारंभ किया। उन्होंने पादप संरक्षण पर संस्थान के जलवायु परिवर्तन अनुसंधान केंद्र और तीव्र उत्पादन उन्नति सुविधा का उद्घाटन किया। उन्होंने संस्थान की 50वीं वर्षगांठ समारोहों पर एक डाक टिकट भी जारी किया। प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र में चुनौतियों से निपटने में देश की सहायता के लिए वैज्ञानिकों और लोगों की संयुक्त भागीदारी पर बल दिया। उन्होंने कहा कि किसानों के सहयोग से इक्रिसैट के 5 दशक के अनुभव और समग्र दृष्टिकोण से खेती को सुगम और संधारणीय बनाया जा सका है। आपके पास 5 दशकों का अनुभव है। इन 5 दशकों में आपने भारत सहित दुनिया के एक बड़े हिस्से में कृषि क्षेत्र की मदद की है। आपकी रिसर्च, आपकी टेक्नोलॉजी ने मुश्किल परिस्थितियों में खेती को आसान और सस्टेनेबल बनाया है। पानी और मिट्टी का मैनेजमेंट हो, क्रॉप वैरायटी और प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस में सुधार हो, ऑन फार्म डायवर्सिटी में बढ़ोतरी हो, लाइव स्टॉक इंटीग्रेशन हो और किसानों को मार्केट से जोड़ना हो। ये होलिस्टिक अप्रोच निश्चित रूप से एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल बनाने में मदद करती है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है। हमारे छोटे किसान क्लाइमेट चेंज की बात उनके लिए बहुत बड़ा संकट बन जाती है। इसलिए भारत ने क्लाइमेट चैलेंज से निपटने के लिए दुनिया से इस पर विशेष ध्यान देने का आग्रह किया है। भारत ने 2070 तक नेट जीरो का टारगेट तो रखा ही है, हमने लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट इस लाइफ मिशन की जरूरत को भी हाईलाइट किया है। श्री मोदी ने पर्यावरण की सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए महत्वपूर्ण ग्रह हितैषी जन आंदोलन चलाने का आह्वान किया। प्रो प्लेनेट पीपल एक ऐसा मूवमेंट है जो क्लाइमेट चैलेंज से निपटने के लिए हर कम्युनिटी को, हर इंडिविजुअल को क्लाइमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी से जोड़ता है। ये सिर्फ बातों तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत सरकार के एक्शंस में भी ये रिफ्लेक्ट होता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र की महिलाओं को स्व सहायता समूहों के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। कृषि के क्षेत्र में महिलाओं का योगदान बहुत अहम है। उन्हें सब प्रकार की मदद देने के लिए स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से भी प्रयास किया जा रहा है। खेती में देश की एक बहुत बड़ी आबादी को गरीबी से बाहर निकालकर बेहतर लाइफस्टाइल की तरफ ले जाने का पोटेंशियल है। ये अमृतकाल कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में खेती करने वाले किसानों को कठिनाइयों से बाहर निकालने के नए माध्यम भी मुहैया कराएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सिंचाई के लिए दोहरी कार्यनीति पर काम किया जा रहा है। अब हम दोहरी रणनीति पर काम कर रहे हैं। एक तरफ हम वाटर कंजर्वेशन के माध्यम से नदियों को जोड़कर एक बड़े क्षेत्र को इरिगेशन के दायरे में ला रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हम कम सिंचित क्षेत्रों में वाटर यूज एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए माइक्रो इरिगेशन पर जोर दे रहे हैं। जिन फसलों को पानी की जरूरत कम होती है और जो पानी की कमी से प्रभावित नहीं होती, उन्हें भी आधुनिक वैरायटी के विकास से प्रोत्साहन दिया जा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि देश के किसानों को जलवायु परिवर्तन की समस्या से बचाने के लिए सरकार ने अगले वर्ष के बजट में प्राकृतिक खेती और डिजिटल खेती पर जोर दिया है। श्री मोदी ने कहा कि डिजिटल खेती देश का भविष्य है। डिजिटल टेक्नोलॉजी से कैसे हम किसान को एम्पावर कर सकते हैं, इसके लिए भारत में प्रयास निरंतर बढ़ रहे हैं। क्रॉप असेसमेंट हो, लैंड रिकॉर्ड्स का डिजिटाइजेशन हो, ड्रोन के माध्यम से इंसेक्टिसाइड्स और न्यूट्रिएंट्स की स्प्रेइंग हो, ऐसी अनेक सर्विसेज में टेक्नोलॉजी का उपयोग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग बढ़ाया जा रहा है। किसानों को सस्ती और हाई टेक सर्विस देने के लिए एग्रीकल्चर रिसर्च से जुड़े इकोसिस्टम और प्राइवेट एग्रीटेक प्लेयर्स के साथ मिलकर के काम हो रहा है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 7 वर्षों में कई जैविक किस्मों का विकास किया गया है। उन्होंने कहा कि 1 लाख करोड़ रुपए की लागत से बने कृषि इंफ्रा फंड से देश में 350 लाख टन की क्षमता वाले कोल्ड स्टोरेज बनाने में सहायता मिली है। प्रधानमंत्री ने छोटे किसानों और राज्यों को तिलहन, विशेषकर पाम ऑयल के क्षेत्र में बढ़ोतरी के लिए हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता के लिए राष्ट्रीय मिशन की स्थापना भारत के नए दृष्टिकोण की सूचक है। उत्तर प्रदेश के पहले और दूसरे चरण तथा गोवा और उत्तराखंड विधानसभा के एक चरण में होने वाले चुनाव के लिए प्रचार तेज हो गया है। सभी राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता प्रचार अभियान में जुटे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि घर घर जाकर मतदाताओं को रिझाने और वर्चुअल माध्यम से रैलियों का दौर भी जारी है। घर घर जनसंपर्क करने से लेकर वर्चुअल रैलियों के आयोजन और छोटी सभाओं के जरिए तमाम राजनीतिक दल जनता का समर्थन हासिल करने की जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। इस बीच कल नाम वापसी की आखिरी तारीख निकल जाने के बाद अब तीसरे चरण के चुनावी समर में 627 उम्मीदवार रह गए हैं। इस चरण में 20 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
इस बीच उत्तर प्रदेश के चौथे चरण के चुनाव के लिए भरे गए पर्चों की कल जांच की गई। इसमें 652 नामांकन वैध पाए गए। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 7 फरवरी है। राज्य में 5वें और मणिपुर के पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए नामांकन 8 फरवरी तक भरे जा सकते हैं। इनकी जांच 9 फरवरी को होगी। उत्तर प्रदेश में पहले चरण के चुनाव में 58 सीटों के लिए 623 उम्मीदवार मैदान में हैं। गोवा की 40 सीटों के लिए 301 और उत्तराखंड की 70 सीटों के लिए 632 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी ने छठे चरण के चुनाव के लिए 54 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। उधर कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, गुलाम नबी आजाद, अशोक गहलोत, सचिन पायलट और मोहम्मद अजहरुद्दीन शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने हापुड़ में पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने देश के विकास के बारे में कभी नहीं सोचा, उन्होंने केवल अपने परिवार के विकास पर जोर दिया। भाजपा नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि वे गलवान मुद्दे पर भारतीय सेना पर विश्वास नहीं करने की बजाय चीन के मीडिया पर भरोसा करते हैं। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने अलीगढ़ में कहा कि उनकी पार्टी और उसका गठबंधन 400 सीटें जीतेगा। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी अलीगढ़ में घर घर जाकर प्रचार किया। पंजाब और मणिपुर में भी चुनावी गतिविधियां शुरू हो गई हैं। पंजाब के राज्य के सभी 117 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 1304 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। सहनेवाल और पटियाला सीट पर सर्वाधिक 19 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि दीनानगर सीट पर सबसे कम 5 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि पंजाब में शासन का गंभीर संकट है और राज्य की अर्थव्यवस्था बहुत खराब स्थिति में है। लुधियाना में उन्होंने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने 2021-22 के लिए 9.2% से अधिक की राष्ट्रीय विकास दर को बहुत उत्साहजनक बताया, लेकिन पंजाब बहुत कर्ज में है और उद्योगपति राज्य में इकाइयां स्थापित करने से कतरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भूमाफिया, खनन माफिया और भ्रष्टाचार ने पंजाब की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया है और मुख्यमंत्री खुद भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों का सामना कर रहे हैं। गोवा में भी विधानसभा चुनाव प्रचार तेज हो गया है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी समेत अन्य दलों के नेता जनसभाएं कर रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तरी गोवा के 20 स्थानों पर रैलियों को संबोधित करेंगे। भाजपा के गोवा चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि पार्टी कल अपना घोषणा पत्र भी जारी करेगी। मणिपुर विधानसभा के पहले चरण के चुनाव के लिए मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह समेत तकरीबन 20 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र भरा। इनमें से कुछ ने दूसरी बार अपने नामांकन पर्चे दाखिल किए। भारत ने राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत आज एक और उपलब्धि हासिल की है। अब तक 169 करोड़ से अधिक टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे कोविड के विरुद्ध संघर्ष में एक और उपलब्धि बताया है। कल 47,53,000 से अधिक टीके लगाए गए। इस दौरान 1,27,000 से अधिक लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई, जबकि 2,30,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए। स्वस्थ होने की दर 95.64% हो गई है। स्वस्थ लोगों की संख्या बढ़कर 4 करोड़ से अधिक हो गई है। केरल में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए 24 घंटे का सप्ताहांत लॉकडाउन फिर से लागू किया जाएगा। कुछ ढील के साथ पाबंदियां आज आधी रात से लागू हो जाएंगी। केवल आवश्यक सेवाओं के ही संचालन की अनुमति होगी। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान में जलमार्ग की पहचान विकास के प्रमुख 7 वाहकों में की गई है। श्री गोयल आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पटना में गायघाट जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किया। इस दौरान भारतीय खाद्य निगम के 200 टन खाद्यान्न से लदे एक मालवाहक जहाज को रवाना किया गया। ये जहाज 2,500 किलोमीटर लंबे भारत बांग्लादेश जलमार्ग के जरिए गुवाहाटी में पांडु पहुंचेगा। इस जलमार्ग में भारत की ओर से राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 और 2 तथा बांग्लादेश का नदी मार्ग शामिल है। श्री गोयल ने कहा कि जलमार्ग से माल वहन की लागत कम होगी और देश में कारोबार के अनुकूल परिवेश को प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने कहा कि नदी मार्गों को विकसित करने के लिए कई मल्टी मॉडल टर्मिनलों पर गोदामों की क्षमताएं बढ़ाई जा रही हैं।
उन्होंने बताया कि 24 राज्यों में 6 नए राष्ट्रीय जलमार्ग विकसित किए जा रहे हैं और इसके साथ ही राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या बढ़कर 112 हो जाएगी। इससे पहले श्री गोयल और बंदरगाह जहाजरानी तथा जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बिहार के सोनपुर में गंगा नदी के किनारे कालू घाट जलमार्ग टर्मिनल के निर्माण कार्य का उद्घाटन किया। इससे गंगा और गंडक नदियों के जलमार्गों के जरिए माल वहन गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलने की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग 1 चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, इसको निरंतर बल देना है और इसलिए उसके लिए एक सामाजिक सुरक्षा भी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इसी विजन से मुमकिन हुई हमारी बेटियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना। आज ही डाकघर या बैंक जाकर सुकन्या समृद्धि खाता खोले और बिटिया के नाम 250 रूपए से लेकर 1.5 लाख रूपए तक सालाना जमा करते रही। इस पर सरकार आयकर छूट के साथ ज्यादा ब्याज भी देती है। समय आने पर कुछ पैसा उच्च शिक्षा के लिए और बाकी शादी के समय निकाल सकते हैं। सुकन्या समृद्धि खाता, बेटियों के सर्वांगीण विकास का संकल्प। अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय बचत संस्थान की वेबसाइट nsiindia.gov.in पर जाएं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में 11वीं शताब्दी के भक्ति मार्ग के संत श्री रामानुजाचार्य की स्मृति में 216 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी का अनावरण किया। प्रधानमंत्री ने अर्धशुष्क उष्ण कटिबंधीय के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान की 50वीं वर्षगांठ समारोह का भी शुभारंभ किया। कहा, सरकार खाद्य सुरक्षा के साथ पोषण सुरक्षा पर भी ध्यान दे रही है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले 2 चरणों और गोवा तथा उत्तराखंड में एक ही चरण के चुनाव के लिए प्रचार चरम पर। उत्तर प्रदेश में 6ठे चरण के लिए बहुजन समाज पार्टी ने 54 उम्मीदवारों की सूची जारी की। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 169 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में भारत के साथ खिताबी मुकाबले में इंग्लैंड की खराब शुरुआत और भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मुकाबला कल अहमदाबाद में। प्रस्तुत है संसद में इस सप्ताह हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के अविनाश। संसद के बजट सत्र की शुरुआत सोमवार को हुई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संसद के केंद्रीय कक्ष में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया। उन्होंने देश के विकास की लंबी यात्रा में सामूहिक उपलब्धियों के रूप में कोरोना महामारी के खिलाफ देश की लड़ाई, कृषि उत्पादों की रिकॉर्ड खरीद, महिला सशक्तिकरण की दिशा में प्रयासों और आंतरिक सुरक्षा में सुधार जैसे अनेक कदम गिनाए। राष्ट्रपति ने कहा कि कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया है और देश में भी हमारे बहुत से अपनों को हमसे छीना है। इन परिस्थितियों में केंद्र से लेकर राज्यों तक हमारी सभी सरकारों, स्थानीय शासन और प्रशासन, डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य कर्मियों, वैज्ञानिकों और उद्यमियों सभी ने एक टीम के रूप में कार्य किया। राष्ट्रपति ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि हमारी सेनाओं की जरूरत का सामान देश में ही विकसित और निर्मित हो। सोमवार को ही संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने वर्ष 2021-22 की आर्थिक समीक्षा पेश की। इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था के अगले वित्त वर्ष में 8 से 8.5% की दर से वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया। समीक्षा के मुताबिक 2022-23 का वृद्धि अनुमान इस धारणा पर आधारित है कि आगे कोई महामारी संबंधी आर्थिक व्यवधान नहीं आएगा, मॉनसून सामान्य रहेगा, कच्चे तेल की कीमतें $70 से $75 प्रति बैरल के दायरे में रहेंगी और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के व्यवधान इस दौरान लगातार कम होंगे। सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आम बजट पेश किया, जो 39.45 लाख करोड़ रुपए का है। इसमें अर्थव्यवस्था के
प्रमुख क्षेत्रों को गति देने के उद्देश्य से राजमार्गों से लेकर सस्ते मकानों के लिए आवंटन बढ़ाया गया है। वित्त मंत्री ने रोजगार सृजन और आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के लिए बुनियादी ढांचे पर खर्च बढ़ाने का प्रस्ताव किया है, लेकिन आयकर स्लैब या कर की दरों में बदलाव का प्रस्ताव नहीं किया गया है। बुधवार से दोनों सदनों में सामान्य तरीके से कामकाज शुरू हुआ। कोविड महामारी के कारण दोनों सदनों की बैठक अलग अलग समय पर हो रही है। राज्यसभा की बैठक सवेरे 10 बजे से, जबकि लोकसभा की बैठक शाम 4 बजे से हो रही है। महामारी के दौरान सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए दोनों सदनों के सदस्यों के बैठने के स्थान में भी परिवर्तन किया गया है। बुधवार को दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई। लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के हरीश द्विवेदी ने धन्यवाद प्रस्ताव रखते हुए आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने देश के महापुरुषों को सम्मान देने के लिए कदम उठाए, वहीं विपक्षी कांग्रेस ने केवल एक परिवार को सम्मानित करने का काम किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि अभिभाषण में देश के सामने खड़ी प्रमुख चुनौतियों का उल्लेख नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि आज 2 हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक अमीरों का और दूसरा गरीबों का। इनके बीच खाई बढ़ती जा रही है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार में रोजगार सृजन नहीं हो रहा है, जबकि देश का युवा रोजगार मांग रहा है। भाजपा के कमलेश पासवान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद गरीबों की सुध ली गई और शौचालय बनाने जैसे कई कदम उठाए गए। उन्होंने कहा कि उज्ज्वला योजना, जन धन और कई अन्य योजनाओं से गरीबों, वंचितों और अल्पसंख्यकों को काफी लाभ हुआ है। द्रमुक के नेता टीआर बालू ने नीट का मुद्दा उठाया और कहा कि तमिलनाडु में छात्र परेशान हैं, लेकिन इससे जुड़ा विधेयक राज्यपाल के पास लंबित है। राज्यसभा में भाजपा की गीता उर्फ चंद्र प्रभा ने धन्यवाद प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि सरकार ने सबका साथ सबका विश्वास के मंत्र के आधार पर समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय मेडिकल परीक्षाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। बृहस्पतिवार को भी दोनों सदनों में प्रश्नकाल और शून्यकाल के बाद राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर आगे चर्चा हुई। लोकसभा में जनता दल यूनाइटेड के नेता राजीव रंजन सिंह ने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए बिना विकसित राष्ट्र की कल्पना नहीं की जा सकती। वहीं बीजू जनता दल के सदस्य पिनाकी मिश्रा ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों का उल्लेख नहीं किया गया है। राज्यसभा में सभापति एम वेंकैया नायडू ने उच्च सदन में बुधवार को लंबे समय के बाद बगैर व्यवधान के सुचारू कामकाज होने पर खुशी जताई और कहा कि सदस्यों को ये भावना बरकरार रखते हुए पूरे सत्र को फलदायी बनाने की कोशिश करनी चाहिए। उच्च सदन में कांग्रेस के रिपुन बोरा ने आरोप लगाया कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा देने वाली सरकार को अपने मंत्रियों, न्यायाधीशों और विपक्ष के नेताओं पर ही भरोसा नहीं है। तेलंगाना राष्ट्र समिति के वरिष्ठ नेता के केशव राव ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने देश के लिए एक नए संविधान की आवश्यकता का विचार चर्चा के लिए रखा है। हालांकि कांग्रेस ने इसका जोरदार विरोध किया। अन्ना द्रमुक के एम थम्बीदुरै ने रक्षा, आधारभूत क्षेत्र, कृषि तथा स्वास्थ्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में केंद्र की सरकार की विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों की सराहना की। तृणमूल कांग्रेस के जवाहर सरकार ने कहा कि सरकार समस्याओं का हल करने के बजाय लाभकारी उपक्रमों के निजीकरण को प्राथमिकता दे रही है। द्रमुक के आरएस भारती ने आरोप लगाया कि उच्च शिक्षण संस्थानों, न्यायपालिका तथा अन्य क्षेत्रों में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की उपेक्षा हो रही है। बीजेपी के सस्मित पात्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना का आवास पोर्टल खोला जाना चाहिए ताकि ओडिशा के 6 लाख आदिवासी परिवार उससे लाभान्वित हो सकें। कांग्रेस के दिग्विजय सिंह ने कहा कि सरकार के विकास को लेकर किए जा रहे तमाम दावों के पीछे असलियत ये है कि अमीरों और गरीबों के बीच खाई गहरी हुई है। असम से भाजपा के सदस्य कामाख्या प्रसाद तासा ने कहा कि नोटबंदी के कारण किसी गरीब व्यक्ति को कोई दिक्कत नहीं हुई, बल्कि जिनके पास काला धन था केवल उन्हें ही परेशानी महसूस हुई। भाजपा के मुख्तार अब्बास नकवी ने दावा किया कि पिछले 8 साल में देश में सबसे बड़ा बदलाव ये आया कि आज प्रधानमंत्री मजबूर नहीं मजबूत हैं और तुष्टीकरण की सियासत और भ्रष्टाचार की विरासत पर रोक लग गई है।
शुक्रवार को भी दोनों सदनों में राष्ट्रपति अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर आगे चर्चा हुई। लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे को लेकर सरकार पर निशाना साधा। इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि किसी सदस्य या व्यक्ति को आसन के बारे में ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए जो हमारे संसदीय लोकतंत्र पर आघात पहुंचाने वाली हो। उन्होंने कहा कि सदन के अंदर व बाहर की जाने वाली ऐसी टिप्पणियों को उन्होंने गंभीरता से लिया है। उन्होंने किसी सदस्य का नाम लिए बगैर कहा कि हमारा व्यवहार आचरण सदन की मर्यादा के अनुकूल हो तथा यही उचित होगा कि सदस्य आसन को लेकर सदन में, सदन के बाहर और सोशल मीडिया पर टिप्पणी नहीं करें। अभी आप संसद में हुई इस सप्ताह की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता संबंधित किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने एनएमसी अधिनियम 2019 के अंतर्गत संचालित होने वाले मानद विश्वविद्यालयों और निजी चिकित्सा संस्थानों में 50% सीटों के लिए फीस और अन्य शुल्क के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने एक परिपत्र में कहा कि व्यापक विचार विमर्श के बाद ये तय किया गया कि निजी चिकित्सा संस्थानों और मानद विश्वविद्यालयों में 50% सीटों की फीस राज्य और संघ शासित क्षेत्रों के सरकारी चिकित्सा कॉलेजों के समान होनी चाहिए। सरकार ने पेंगोंग झील पर चीन की ओर से बनाए जा रहे पुल को अवैध बताया है। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि जहां पुल बनाया जा रहा है वो इलाका 1962 से ही चीन के अवैध कब्जे में है। श्री मुरलीधरन ने कहा कि सरकार कई अवसरों पर स्पष्ट कर चुकी है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न अंग है। विदेश राज्य मंत्री ने कहा कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा से लगे बाकी क्षेत्रों से अपने सैनिक हटाने के मुद्दे पर चीन और भारत कूटनीतिक और सैन्य माध्यमों से बातचीत जारी रखे हुए हैं। बसंत पंचमी का पर्व आज देश भर में श्रद्धा, आस्था और उल्लास से मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सूचना तथा प्रसारण मंत्री ने इस अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। एंटीगा में अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से हो रहा है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने ताजा समाचार मिलने तक 25वें ओवर में 7 विकेट पर 91 रन बना लिए हैं। भारतीय टीम लगातार चौथी बार टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची है। वहीं इंग्लैंड की टीम 24 साल बाद फाइनल खेल रही है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला का पहला मैच कल अहमदाबाद में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही भारतीय टीम 1000वां एक दिवसीय मैच खेलने वाली दुनिया की पहली टीम बन जाएगी। श्रृंखला के सभी मैच अहमदाबाद में खेले जाएंगे। शिखर धवन के कोरोना संक्रमित होने के कारण मयंक अग्रवाल को टीम में शामिल किया गया है। एक दिवसीय श्रृंखला के बाद भारतीय टीम कोलकाता में 16 फरवरी से 3 2020 मैचों की श्रृंखला भी खेलेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में 11वीं शताब्दी के भक्ति मार्ग के संत श्री रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी का अनावरण किया। प्रधानमंत्री ने अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान की 50वीं वर्षगांठ समारोह का भी शुभारंभ किया। कहा, सरकार खाद्य सुरक्षा के साथ पोषण सुरक्षा पर भी ध्यान दे रही है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले 2 चरणों और गोवा तथा उत्तराखंड में एक ही चरण के चुनाव के लिए प्रचार चरम पर। उत्तर प्रदेश में छठे चरण के लिए बहुजन समाज पार्टी ने 54 उम्मीदवारों की सूची जारी की। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 169 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए गए। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में भारत के साथ खिताबी मुकाबले में इंग्लैंड की खराब शुरुआत और भारत और वेस्टइंडीज के बीच
3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच कल अहमदाबाद में। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।